हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ जो है देखने वाले हैं। दोस्तों, सारे MCQ आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है उसका व्याख्या भी मिलेगा, अर्थात उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको जो है इस प्रकार का कंटेंट सबसे पहले देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो दोस्तों वो था 1793। ठीक है, कहाँ पे? न बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पे व्याख्या किया गया है, और व्याख्या दोस्तों आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल से जानकारी हो। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बस इतना रट लिए, क्वेश्चन को देख लिए। ठीक है, ऐसे नहीं, आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डीपली समझ होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि 1793 में लॉर्ड कार्निवास ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है, इसमें जमींदारों को स्थायी रूप से भू राजस्व संग्रह का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो जमींदार होता है ये किसान से टैक्स लेता है। ठीक है, किसान से टैक्स लेने के बाद जो जमींदार है वो किसको सौंप देता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पूरी प्रणाली है इसी को बोला जाता है स्तंभरारी बंदोबस्त। ठीक है, या फिर स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की थी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी में जो बताया गया है थॉमस मुनरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि थॉमस मुनरो ने 1820 के दशक में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की, जहां किसान सीधे सरकार को कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तर भारत और अंतिम ऑप्शन है दक्षिण भारत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई, जिसमें महाल मतलब ग्राम समूह जो होते हैं को कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हुआ महलवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों नील विद्रोह जो है वो 1860 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है इस क्वेश्चन के बारे में डिस्क्राइब किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए व्याख्या किया है और बताया गया है मेरे द्वारा कि 1860 में बंगाल और बिहार में किसानों ने नील खेती के खिलाफ विद्रोह किया। इसे नील विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि किसने भारतीय किसानों की समस्या को नील दर्पण नामक नाटक में चित्रित किया। दोस्तों वो है दीनबंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो दीनबंधु मित्र है, इसके द्वारा जो है नील दर्पण नामक नाटक लिखा गया था, जिसमें जो है नील किसानों के शोषण को दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार क्या कहलाते थे, अर्थात जमींदार को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों जमींदार को जो है मालिक कहा जाता था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य था किसानों को सीधे कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महलवाड़ी व्यवस्था में किसे कर संग्रह का अधिकारी दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्राम प्रमुख। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या है कि महलवाड़ी व्यवस्था में ग्राम प्रमुख अर्थात महाल को कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन वहीं पर दोस्तों यदि आप बात करें स्तंभरारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त पे, तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो जमींदार थे वो जो है टैक्स इकट्ठा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों वो जो है किसान नेताओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, मतलब पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बंगाल और बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को क्या करना होता था।
ठीक है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन है अपनी भूमि बेचनी होती थी, दूसरा है निर्धारित भू राजस्व जमा करना होता था, नेक्स्ट है फसल का हिस्सा देना होता था, और अंतिम ऑप्शन है काश्तकारों की मदद करनी होती थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो बताया गया था, अर्थात निर्धारित भू राजस्व जमा करना होता था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जमींदारों को हर साल निश्चित भू राजस्व सरकार को देना होता था, चाहे फसल अच्छी हो या फिर खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1822 में। ठीक है, तो ये सारी चीज दोस्तों आपको जो है डीपली पता होना चाहिए ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली में किसानों को किससे कर देना होता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी, अर्थात सरकार से सीधे। ठीक है, सीधे सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो वो पुस्तक है नील दर्पण। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बताया कि नील दर्पण का किसने लिखा था। ठीक है दोस्तों, आप आंसर कीजिए कि इसको जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन, बंगाल के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, अर्थात जमीन खराब होती थी, मेहनत अधिक लगती थी और उन्हें कम जो है पैसा मिलता था। ये सारे रीजन जो है इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का मुख्य लाभार्थी कौन था। पहला ऑप्शन है किसान, दूसरा है ब्रिटिश सरकार, तीसरा है जमींदार और अंतिम है व्यापारी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमींदार। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में से जमींदारों को काफी लाभ हुआ क्योंकि उन्हें भूमि का स्वामी माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आयोग कब बनाया गया था। तो दोस्तों नील आयोग जो है वो 1861 में बनाया गया था। ठीक है, नील किसानों की स्थिति सुधारने के लिए 1861 में नील आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदार कर समय पर नहीं देते थे तो क्या होता था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछा है, थोड़ा लंबा पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उनकी भूमि जब्त कर ली जाती थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कर समय पर ना देने पर जमींदार की भूमि जो है जब्त कर ली जाती थी। ये कौन सा व्यवस्था था दोस्तों? ये था स्तंभरारी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रणाली का सबसे बड़ा नुकसान क्या था। तो दोस्तों वो सबसे बड़ा नुकसान था अधिक कर दरें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था में कर कैसे निर्धारित किया जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गांव की कुल आय के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आंदोलन के दौरान किस वर्ग में किसानों का समर्थन किया। पहला ऑप्शन है जमींदारों ने, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश अधिकारियों ने, नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों ने और अंतिम है व्यापारियों ने। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बुद्धिजीवियों ने। ठीक है, बुद्धिजीवियों ने किसानों का समर्थन किया और उन्हें संघर्ष को प्रमुखता दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी। दोस्तों रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो मद्रास और बॉम्बे में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण किस भाषा में लिखा। तो दोस्तों नील दर्पण जो है वो बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी प्रणाली में कर किस आधार पर तय होता था। तो दोस्तों वो है जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था का प्रमुख नुकसान क्या था। पहला ऑप्शन है किसानों पर भारी कर, दूसरा ऑप्शन है जमींदारों का शोषण, तीसरा है उपज का नुकसान और अंतिम है व्यापारिक असंतुलन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किसानों पर भारी कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त में किसानों को क्या कहा जाता था। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है रैयत, दूसरा ऑप्शन है काश्तकार। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा काश्तकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। पहला है नील आंदोलन, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था का लाभ किसे हुआ। तो दोस्तों वो जो है ब्रिटिश सरकारों को हुआ था। ठीक है, बहुत ज्यादा लाभ हुआ था इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी व्यवस्था उपनिवेशवाद के दौरान लागू नहीं की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अर्थात खालसा प्रणाली। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 1 जो कि दोस्तों मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को बताएं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करिए, ठीक है, मैं जल्द से जल्द जो है अपलोड करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि आपको पार्ट 1 में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है दोस्तों आप कमेंट कीजिए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो है पीडीएफ आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।